वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 12 फ्रिक्शन पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 13 साउंड पढ़ेंगे। साउंड को हिंदी में ध्वनि कहते हैं। और इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हम देखते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के क्या क्या गुण होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो साउंड के क्या क्या गुण हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाउ साउंड ट्रेवल, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, उसका ट्रेवल का यानी मोड ऑफ ट्रेवल का जो मीडियम है वो क्या है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की गति क्या होती है। साउंड्स प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, हमारे द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुनते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वी हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड एवरी डे। वी गेट अप hearing the sound of a alarm clock or a sweet call from our near or dear one। तो स्टूडेंट्स हम जो है एवरी डे हम जो है आवाज़ सुनते हैं अलग अलग प्रकार की। और इसमें कुछ साउंड में जो है हमारे अलार्म क्लॉक का साउंड है, फिर जो हमारे आसपास के लोगों की जो आवाज़ होती है। कुछ लोग बहुत ही सॉफ्ट स्वीट बोलते हैं, कुछ लोगों की वॉइस जो है वो हार्श भी होती है। और हम इन्हीं सभी आवाज़ों से चारों चारों ओर जो है घिरे हुए हैं। तो देन वी रिमेन सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड ऑल थ्रू द डे। ठीक है, तो पक्षियों की आवाज़ हमने सुनी है। वी हेयर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स शर्पिंग ऑन द ट्रीज, वाटर फॉलिंग इनटू द बकेट। अब बकेट में जो पानी फिल होता है उसकी आवाज़ भी हमने सुनी। हमने प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ सुनी है जो कि किचन में बजती है। और म्यूज़िकल प्रोग्राम भी हमने सुना है जो कि टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होते हैं। गाड़ियों की आवाज़ें भी सुनी। सभी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। कुछ जो है सॉफ्ट है, कुछ जो है बहुत ही हॉर्स या हॉर्स हम बोल सकते हैं, या फिर जो कि नॉइस क्रिएट करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा। ठीक है, तो आपने मोबाइल फोन को वाइब्रेट होते देखा है। जब हम उसे वाइब्रेटिंग मोड पर रखते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस वाइब्रेशंस कैरी एनर्जी एंड ट्रेवल्स थ्रू एयर मच लाइक रिपल्स इन अ पॉन्ड। लेट्स डू द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट, साउंड जो है ये क्या करता है, साउंड जो है वाइब्रेटिंग, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करते हैं तो साउंड उनमें से निकलता है। और वाइब्रेशन क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है और ये एयर में ट्रैवल करता है, फिर हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें सुनाई देता है। जैसे कि एक तालाब का जो जल होता है वो स्थिर होता है, और इसमें कोई छलांग लगा दे या कूद जाए या कोई सी चीज़ गिर जाती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है। और आप देखेंगे उसमें कैसे फिर वाटर वेव्स बनती है। और वाटर ये जो साउंड होता है ये एयर में ट्रेवल करके हमारे ईयर तक पहुंचता है और फिर हम इसे सुन पाते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, होल्ड अ प्लास्टिक स्केल फर्मली एट द एज ऑफ अ टेबल एज शोन इन फिगर ए। तो अभी फिगर ए में देखेंगे ये क्या है, ये एक ये वुडन टेबल आपको दिख रही है, इसमें प्लास्टिक की स्केल लगाई है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमें स्ट्राइक करना है। ठीक है, तो स्केल को हम कैसे ये स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करके इसे छोड़ना है अपनी फिंगर की हेल्प से। तो क्या ये साउंड प्रोड्यूस करता है। और व्हाट काइंड ऑफ मोशन डू यू ऑब्जर्व इन द स्केल, तो ये जो है कि स्केल साउंड प्रोड्यूस करेगी। इसमें कौन से टाइप का मोशन है, इस स्केल में आपने कौन से टाइप का मोशन जो है ऑब्जर्व किया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम स्केल को क्या करेंगे, टेबल पर इस तरह से रखकर जो है स्ट्राइक करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो मोशन होता है ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, और रैपिड टू एंड फ्रो मोशन इसे हम बोल सकते हैं। और अब नेक्स्ट जो दिया गया है बी फिगर में आपको दिख रहा है, ये रबर बैंड है। और अटैच वन एंड ऑफ रबर बैंड टू अ फिक्स सपोर्ट लाइक अ नेल और हुक ऑन द वॉल। तो इस तरह से ये हुक लगा हुआ है, इसमें हमें रबर बैंड अटैच करना है। और जैसा कि फिगर बी में बताया गया है, होल्ड द अदर एंड विद योर फिंगर। अब इस तरह से हमने क्या किया है,
हमारी फिंगर से उस रबर बैंड को होल्ड कर लिया है। स्क्रैच द रबर बैंड एंड प्लग एट दिस मिडिल पार्ट। अब इस रबर बैंड को हमें खींचना है और बीच में से इसे क्या करना है, हमें इस तरह से होल्ड करना है और बीच में से हमें इसे क्या करना है, खींचना है और प्लग करना है इसके बीच के पार्ट में। तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगा और कौन सा मोशन होगा ये रबर बैंड का, तो ये जो है यहाँ पर वाइब्रेशन भी होगा और जैसे ही हम रबर बैंड को छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बार बार वाइब्रेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये वाइब्रेटिंग बॉडी और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक स्क्रेच्ड स्क्रीन हो सकती है। इसका यूज़ जो है ड्रम वगैरह में, तबले में किया जाता है। स्क्रेच्ड स्क्रीन जो है गिटार और सितार में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आप जो एयर कॉलम्स जो कि बांसुरी में होते हैं और पाइप्स में होते हैं, तो बांसुरी आप सभी ने देखी, उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, एयर कॉलम्स दिए जाते हैं उसमें। जब हम उसे बजाते हैं मुंह की हेल्प से हमारे, तो वहाँ से एयर पास होती है। तो साउंड क्या करता है, एयर में ट्रैवल करता है। और यहाँ देखोगे ये दिया गया सिंपल पेंडुलम और ये जो है सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन दिया गया है। ये सिंपल पेंडुलम है और इसे हम जब मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये पहले आप देखेंगे आगे बढ़ेगा इस तरह से, फिर ये वापस मिडिल में आएगा और मिडिल से फिर ये पीछे जाएगा। ठीक है, तो पीछे से फिर ये बीच में आएगा और बीच से फिर ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं और जो कि ये ऑसिलरेटरी मोशन का भी एक एग्जांपल है। स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम बॉब इस ऑसिलरेटरी मोशन। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके लक्षण गुण क्या हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वाइब्रेशन के। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, 3 है ये, आपको इसको अच्छे से याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जितनी सेकेंड पे जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, आप देखेंगे ये आगे गया, आगे से पीछे, पीछे से फिर बीच में और बीच से आगे, तो ये आप देखेंगे कि ये जो पेंडुलम है ये पेंडुलम बॉब है। और जैसे हमने इसे मूव करवाया या हमने इसे जो है टच किया, तो ये क्या होगा, पहले तो ये मिड में आएगा, इसका जो मिडिल पॉइंट है उसमें आएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर आगे की स्टेज से फिर मिडिल में आएगा, फिर पीछे की ओर जाएगा, तो ये रेस्ट की स्टेज में आता है, फिर ये मोशन में आता है। इसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, द नंबर ऑफ ऑसिलरेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो जितनी सेकेंड में ये जो है टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है आप देखेंगे और ये ऑसिलेशन होता है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट्स हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज को हम कैपिटल H और स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई बॉडी 100 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो इतने राउंड लगा रहा है, 100 ऑसिलेशन कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हर्ट्ज होती है। द मल्टीपल यूनिट ऑफ हर्ट्ज इज किलो हर्ट्ज। तो मल्टीपल जो यूनिट है हर्ट्ज की वो किलो हर्ट्ज होगी। ठीक है, जैसे कि मीटर की किलोमीटर होती है, वैसे हर्ट्ज की किलो हर्ट्ज होगी। और ये किलो हर्ट्ज किसके बराबर होता है, तो 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। नाउ इसका जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है ये किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि इसके मीन पोजीशन से होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेटिंग बॉडी का जो कि इसकी मीन पोजीशन से होगा उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। जैसे आप देखेंगे रबर जो है रबर बैंड है, हम इसे जो इस तरह से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो आप देखोगे पहले ये इस तरह से, ये जितनी डिस्टेंस में आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट जो है जिस डायरेक्शन में, ये जिस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, इसकी जो पोजीशन होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये जैसे हमने रबर बैंड को स्केच किया तो ये स्क्रैच किया, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का।
ठीक है। और ये आप देखेंगे ए और बी एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, सी डी क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, वाइब्रेट किया, तो क्या होगा, इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। नाउ टाइम पीरियड, the time taken by the vibrating body for one complete oscillation is known as the time period of oscillation. It is denoted by t. तो टाइम टेक किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा जब एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। वन ऑसिलेशन इज मेड इन एवरी टी सेकेंड्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड इज 1/t। तो एक ऑसिलेशन में जो है, एक सेकेंड में जो एक ऑसिलेशन होता है, और इसीलिए जो ऑसिलेशन की संख्या है एक सेकेंड में 1/t होती है इसे, यानी एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होता है, तो 1 ऑसिलेशन इसके इक्वल होता है। अब इस नंबर को हम इस तरह से रिकॉल कर सकते हैं। और 1 सेकेंड इज द फ्रिक्वेंसी एफ, तो आप देखेंगे एफ जो है फ्रिक्वेंसी यहाँ पर किसके इक्वल होगी, 1/t के। और अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम की प्लेस पर एफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो लाउडनेस होती है, और साउंड जो है वो लाउड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। साउंड जो है वो लाउडर कब होगा, जब हमारे कानों में पर सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में साउंड एनर्जी एंटर करेगी। तो ये कब होता है, जब वाइब्रेटिंग या हम बोल सकते हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स या फिर जो वाइब्रेशन के सोर्स होते हैं उनका वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ जो है वाइब्रेट होते हैं। जैसे कि अब एक ड्रम है, उसे हम जोर से हिट करेंगे तो वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो साउंड की लाउडनेस होती है स्टूडेंट्स, इसे डेसिबल में मेज़र करते हैं, डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है इसे। और डेसिबल का जो सिंबल होता है वो स्मॉल डी और कैपिटल बी होता है, ठीक है, डी एंड बी लाइक दिस। और जो लाउडनेस होती है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द डिस्टेंस ऑफ लिसनर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है उस पर, और फिर जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है उसके क्षेत्र पर, और जो साउंड का जो सोर्स है उसकी जो कि लिसनर के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो साउंड के सोर्स और लिसनर के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस पे भी लाउडनेस डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है ये क्या है, इट इज़ इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड द डेप्थ ऑफ द थ्रू इन द वेव डायग्राम एज इन शो फिगर ए। तो फिगर ए में इस तरह से बताया गया आपको, जो वेव ऑफ सॉफ्ट साउंड की वेव इस तरह से होगी, सॉफ्ट साउंड की जो तरंगे होती हैं वो इस तरह से होंगी, और लाउड साउंड की जो वेव्स होंगी वो इस तरह से होंगी। आप ग्राफ में देख सकते हो ये यहाँ पर। और जो लार्जर एम्पलीट्यूड होता है, इसका क्या मतलब होता है, लार्जर एम्पलीट्यूड, यहाँ पर छोटा सा एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा एनर्जी। तो लाउड साउंड जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसमें क्या होता है, जो वेव है वो ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं लाउडर नोट में, ठीक है, लाउडर नोट को प्रोड्यूस करने में। लाउडनेस क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो है लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और एम्पलीट्यूड अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो लाउडनेस जो है वो 16 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लाउडनेस जो है, अगर हम बोले लाउडनेस जो है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होती है, ठीक है। और तो अगर एम्पलीट्यूड 4 है तो ये क्या होगा, ये लाउडनेस जो है इसका स्क्वायर हो जाएगी, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 4 जा यहाँ पे 16 होता है, इस तरह से होगा। अब वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एरिया है
और जितना ज़्यादा एरिया होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि बड़ा ड्रम जो है ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है छोटे ड्रम की कंपैरिजन में। अब लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में क्या डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करती है लाउडनेस। तो हम देखेंगे कि जितने पास का ऑब्जेक्ट होगा ज़्यादा लाउडर सुनाई देगा, और दूर अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो डिस्टेंस में है, सोर्स ऑफ साउंड हमसे दूरी पर है, तो जो साउंड है वो हमें जो लाउडनेस होगी वो कम होगी, कम सुनाई देगी। अब पिच क्या होता है? व्हाट इज पिच? पिच डिनोट्स द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ साउंड। साउंड्स कैन बी हाई और लो। तो पिच जो होता है ये श्रिलनेस और फ्लैटनेस साउंड की बताता है, और साउंड जो है वो हाई और लो हो सकता है, हाई पिच साउंड, लो पिच साउंड। और लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच होती है, और हाई पिच वॉइस जो है वो श्रिल साउंड प्रोड्यूस करती है। और जो मैन होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनकी जो वॉइस है लो पिच होती है, और लो पिच्ड वॉइस जो है डीप टोन प्रोड्यूस करती है। तो लड़कों की जो आवाज़ होती है वो लड़कियों की कंपैरिजन में भारी और कर्कश होती है, और लड़कियों की आवाज़ जो है क्लियर होती है और ऊंचे स्वर होते हैं और स्पष्ट आवाज़ होती है और पतली आवाज़ होती है, श्रिल साउंड होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी क्या होगा? लो पिच होगा, साउंड लो पिच होगा। और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो साउंड हाई पिच होगा। अब इस तरह से आप देखेंगे कि जो 7 साउंड्स होते हैं हमने पढ़े हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, हम हिंदी में पढ़ते हैं, और इससे हम जो है दूसरी लैंग्वेज में स्पेनिश में डो रे मे फा सो ला ती कहते हैं। और ये वेस्टर्न म्यूज़िक है, और ये जो है नी तक जो हम आते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, जो नोट्स होते हैं वो हाइयर हाइयर, नी इज़ द हाईएस्ट नोट होता है इसमें। और जो हाई और लो पोजीशन होती है साउंड की किसी म्यूजिकल स्केल में, उसे पिच कहा जाता है। पिच क्या होता है? किसी भी साउंड का जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो साउंड हाई होगा, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो साउंड लो होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि साउंड जो है फिर लो पिच्ड होगा, कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो साउंड हाई पिच्ड होगा। ठीक है। और साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1000 हर्ट्ज हाइयर होती है, किससे? साउंड से। ठीक है। तो साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज इज हाइयर देन साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज के साउंड से कम होगी, और 1000 हर्ट्ज का जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और साउंड की क्या क्वालिटी है? तो कुछ साउंड जो ऐसे हैं वो प्लीजेंट होते हैं, मनमोहक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनप्लीजेंट होते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं। डू यू नो व्हाई ऐसा क्यों होता है? तो जब भी कोई सोर्स जो है जो कि वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन से जो है कई फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। तो ये कई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के साथ क्या होता है? वाइब्रेट होता है। और ये जो साउंड की क्वालिटी है वो डिफरेंट साउंड वेव्स की जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है। म्यूजिकल नोट इज musical note is of sound depends on a musical note is produced by a combination of frequencies which are in simple mathematical ratio of whole numbers with each other। तो म्यूजिकल नोट जो होता है जो कि फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से बनता है, और ये क्या है? ये एक सिंपल मैथमेटिकल रेशियो होता है होल नंबर का एक दूसरे से। और फॉर एग्जांपल any two sounds produced one after the other, those frequency are in the ratio 3 will produce a musical note। तो 2:3 का जो ये है अनुपात है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस करेगी,
और 3 डिफरेंट साउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि यहाँ पर दी गई 261.62 हर्ट्ज और 523.24 हर्ट्ज एंड 784.86 हर्ट्ज, ये एक के बाद अगर प्रोड्यूस होगा तो प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे और इसका जो रेशियो होगा 1:3 होगा। तो सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मैथमेटिकल रेशियो नहीं होता है, और ये इनके वाइब्रेट होने पर जो है नॉइस प्रोड्यूस होता है। जो साउंड की लाउडनेस अगर बढ़ जाती है तो उसे नॉइस कहते हैं, जो कि हमारे हियरिंग कैपेसिटी को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, हमारे सुनने की क्षमता को भी नष्ट कर सकता है। जैसे कि अब एक मेटल प्लेट है, वो ज़मीन पे गिर जाती है तो वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में उसमें से फ्रीक्वेंसी निकलती है, और जब ये वाइब्रेट होती है तो इसके वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रीक्वेंसी निकलती है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है होल नंबर के रेशियो में नहीं होती है, और इसी वजह से ये जो साउंड होता है इसे हम नॉइज़ कहते हैं। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम देखेंगे तो द शेप एंड साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द मटेरियल्स ऑफ विच इट इज़ मेड इफेक्ट द साउंड। तो आप देखोगे शेप और साइज, आप देखोगे इन इंस्ट्रूमेंट का, और मटेरियल जिनसे ये बने हुए हैं वो साउंड को इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 3 ग्रुप में रखा गया: स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ये स्ट्राइक करने पे बजते हैं, इनमें वायर्स लगे होते हैं, जब वायर को बजाते हैं हाथों की हेल्प से तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम मुंह से इसे बजाते हैं तो ये क्या करते हैं, हवा की हेल्प से बजते हैं। इनमें होल होते हैं छोटे छोटे से, और इसमें बजते हैं, जैसे हारमोनियम वगैरह है और बांसुरी वगैरह, ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। परकशन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ढोलक है, तबला वगैरह इंक्लूड किया गया है। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मेटल वायर को हम या स्ट्रिंग को हम स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करने के पर ही ये जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये म्यूजिकल साउंड निकलता है। और इनके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये स्ट्रिंग की मोटाई और इसकी टाइटनेस पर और स्ट्रिंग की लंबाई पर डिपेंड करते हैं। कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर गिटार है, सितार है, वायलिन है, ये गिटार है, सितार है, और ये जो है सरोद है, ये वीणा है, वायलिन, सब दिया गया यहाँ पे। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, जो पतले स्ट्रिंग से होते हैं उनकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है मोटे स्ट्रिंग की कंपैरिजन में। जो कि अगर हम एक बात करें एक समान लंबाई का और सेम मटेरियल का जो स्ट्रिंग है, तार है, उसकी अगर हम बात करें, अगर वो पतला होगा तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जो छोटा स्ट्रिंग होता है उसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी लॉन्ग स्ट्रिंग की कंपैरिजन में। और लॉन्ग स्ट्रिंग और जो शॉर्ट स्ट्रिंग है उसकी अगर मोटाई एक ही हुई तब भी जो छोटा वाला स्ट्रिंग है वो ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा टाइट स्ट्रिंग जो रहेंगे, ज़्यादा जो टाइट तार है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करेगा। विंड इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने हैं, ये देख लो आप, क्लैरिनेट्स, शहनाई, फ्लूट और नादस्वरम, हारमोनियम एंड माउथ ऑर्गन, इस तरह से ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ये कब वाइब्रेट होंगे, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें वाइब्रेशन के लिए एयर कॉलम दिए गए रहते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स की लंबाई पर डिपेंड करती है। और जैसे ही लेंथ को हम चेंज करते हैं तो साउंड का जो वाइब्रेशन है वो भी डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल ये दिया गया आपके सामने। विंड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, छोटे एयर कॉलम जो है श्रिल नोट प्रोड्यूस करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी के देन लॉन्ग एयर कॉलम। तो छोटे छोटे जो छेद होते हैं या कॉलम्स होते हैं इस तरह से, जैसे बांसुरी में दिए गए हैं, ये श्रिल नोट, इनसे ज़्यादा अच्छा, पतला और शुद्ध स्पष्ट स्वर निकलता है, हायर फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो निकलता है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग एयर कॉलम।
अब अगर हम बात करें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें जो है रीड्स के थ्रू हवा बहती है, मतलब जैसे हम जब बजाते हैं तो उनमें हवा रहती है, हवा से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसमें रीड्स इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए गए, रीड्स इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए, ये है नदास्वरम, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है टू मेक अ जल तरंग। जल तरंग बनाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे पानी की ग्लासेस ले लिए और सारी ग्लासेस को फुल करेंगे। और 8 ग्लासेस ली गई हैं, सेम साइज़ की हैं, और इस तरह से उनको हमें फिल करना है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। और फिर हमें क्या करना है, इसे प्ले करना है किसी स्ट्रिंग या लकड़ी वगैरह की हेल्प से या ग्लास रॉड की वजह से हम इसे बजाएंगे तो ये जो है सारे गामा पाधा नीसा का साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इनकी को वाइब्रेट करते हैं। तो स्किन को हम वाइब्रेट करेंगे या उसको पीटेंगे तो स्क्रैच करेंगे या पीटेंगे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, साउंड निकलेगा। और इनकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो जितनी ज़्यादा हम इनकी स्किन को जो है स्क्रैच करेंगे उतने ज़्यादा इनकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, ड्रम है, ये दिया गया है, ये है मृदंगम और तबला, ढोलक वगैरह जो होते हैं, इसे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ साउंड ट्रेवल्स और साउंड की स्पीड क्या है, नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है और इसके बचने के क्या क्या